हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेकर के आए हैं बीपीएससी टीआरई 2 के लिए यह मैराथन क्लास, जो सिर्फ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके जो हमारे स्क्रीन पर प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि ये हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। यह जो स्थिति है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुंद्रो है, सुरकोटडा है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को हमको निर्देशित करना है कि जो हड़प्पा की स्थल है उसमें से कौन से स्थल जो है वह सिंध में अवस्थित है। तो जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा कि हड़प्पा के जो स्थल सिंध में स्थित है वह है मोहनजोदड़ो और चहुंद्रो, अर्थात दूसरा और तीसरा स्थल जो है वो सिंध में स्थित है। और इस हिसाब से जो सही कूट है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद, टाइपिंग मिस्टेक है, पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए वो कौन से थे। हड़प्पा के उत्खनन करने वाले जो प्रथम पुरातत्वविद हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम है, या सर जॉन मार्शल है, या फिर मॉर्टिमर व्हीलर है, या जॉर्ज एफ डेल्स हैं। तो जो हड़प्पा का उत्खनन करने वाले जो पहले हैं जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वह अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अर्थात दूसरा नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले पहुँचे। और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा निम्न में से किया गया है। यह पार्श्वनाथ के द्वारा है, या नागार्जुन है, या शूद्रक है, या फिर वसुमित्र के द्वारा किया गया है। तो चार बौद्ध संगीतियाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, और जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कश्मीर में जो कुंडलवन स्थान है वहाँ हुआ था। और उस वक्त जो वहाँ के राजा थे, शासक थे, वो थे कौन, तो कनिष्क थे। और जो बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति की जो आयोजन करता थे वो थे वसुमित्र, अर्थात ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर जाना जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर है वो कौन सा है, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि बुद्ध में देव तत्वारोपण है, बोधिसत्व के पथ पर चलना है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान है। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं जो है यह महायान बौद्ध मत की है। तो बौद्ध मत जो है वो दो हिस्सों में बटा था, एक हीनयान और एक महायान। तो इनमें से कौन सी विशेषता, तीन प्रमुख विशेषताएं हैं कि बुद्ध में देवदत्त रोपण है, बोधिसत्व के पथ पर चलना है, और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान है। और यह तीनों जो मत है यह महायान में पाया जाता है, अर्थात चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही कूट में आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो ये जो जैन समुदाय के लोग हैं जो जिनकी स्थापना पार्श्वनाथ के द्वारा के ऋषभ देव के द्वारा किया गया था, वो पहले तीर्थकार के रूप में जाने जाते हैं। और ये 24वें तीर्थकार जो हुए हैं वो वर्धमान जिन्हें महावीर स्वामी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो महावीर स्वामी के पश्चात जो है ये जो बौद्ध जैन हैं, तो जैन लोग भी दो समुदाय में बटे थे। एक का नाम श्वेतांबर, दूसरे के नाम दिगंबर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये अंतिम रूप से जो आगमन हुआ है वो किस में हुआ है, वैशाली में, बल्लभ में, पावा में, या पाटलिपुत्र में। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुआ था और उसी में जो है यह इसका आगमन हुआ है जी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। पीछे तो था वो सिंध में था, अब जो क्वेश्चन है वो महाराष्ट्र में स्थित स्थल है। वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, दैमाबाद है, सुरकोटडा है। तो हड़प्पा तो है, ये तो होगा नहीं। हड़प्पा जो है यह पंजाब में स्थित है, जो कि कौन से पंजाब, तो पाकिस्तान में स्थित पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। अब जो कूट बचते हैं कि दैमाबाद और सुरकोटडा, तो उसके हिसाब से जो सबसे सही उत्तर है वो 6 का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि जो दैमाबाद है यह महाराष्ट्र में स्थित है हड़प्पा स्थलों में से। बाकी जो 3 है वो इसमें स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुमेलित करना है
7वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि सुमेलित करना है। सुमेलित क्या है कि स्थल है, एक और दूसरी ओर खोज करता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, लोथल, कौन किसके खोज करता है? 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो हड़प्पा स्थल की जो खोज की है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। मोहनजोदड़ो की जो खोज की है वो आर.डी. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी किए हैं। उसके बाद चहुंद्रो की खोज जो किए हैं वो गोपाल मजुमदार किए हैं। लोथल की जो खोज की है वो रंगनाथ राव किए हैं। अर्थात जो इस कूट का जो सही सुमेलित आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि पहला का लिए तीसरा, B1, C4 और D2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ भी हम लोग को जो है सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है महाजनपद और सूची 2 में है राजधानी। तो गंधार है, सुरसेन है, वत्स और कौशाम्बी कौशल है, और उसकी जो राजधानियाँ हैं इधर मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती और तक्षशिला। तो कौन किसका करेक्ट आंसर है? गंधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। ऑप्शन नंबर 4 सूची 1 का ए का जो है 4 से होगा। उसके बाद जो है ये सुरसेन है जिसकी राजधानी मथुरा थी। उसके बाद जो है वत्स है जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तथा कौशल है जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यानी इस हिसाब से इसका भी जो सही कूट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है कि नील दर्पण नामक जो पुस्तक है, नील दर्पण, इसके लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के जो लेखक हैं वो माइकल मधुसूदन हैं, गुलुक चौधरी है या दीनबंधु मित्र हैं। तो ये नील दर्पण जो है हम इसे नील की खेती वाला विद्रोह से नील दर्पण को नहीं जानेंगे। ये नील दर्पण पुस्तक जो है यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। यानी 9वां का जो है वो सी आंसर होगा। और इसमें जो पात्र है इस नाटक के वो गुल्लुक चौधरी हैं, और इसका जो ट्रांसलेट किया है वो माइकल मधुसूदन ने किया है। यानी इसके सभी ऑप्शन जो है नील दर्पण से संबंधित है, याद रखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चंपारण में जो आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया, उस समय बिहार के जो ये 1917 के जो चंपारण सत्याग्रह है उस वक्त बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? वो FG स्लाई थे या एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे या विलियम टेलर हैं या गॉर्डन रिचवान हैं। तो जो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ है उस वक्त जो बिहार के उप गवर्नर जनरल यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, भारत के गवर्नर अलग होते थे और प्रांतीय स्तर पर गवर्नर अलग होते थे। बिहार 1912 में चूंकि बंगाल से अलग हो चुका था, तो इस प्रकार बिहार के जो उप गवर्नर जनरल थे वो थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 11वां नंबर प्रश्न है कि कवि कालिदास किसके राजकवि हैं? यानी किसके दरबार में कवि कालिदास राजकवि के रूप में कार्य किए हैं? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किए हैं या फिर समुद्रगुप्त के दरबार में या चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका जो है ये विक्रमादित्य के नाम से भी जो प्रचलित है उनके दरबार में किए हैं, या हर्ष के दरबार में? तो इसका जो सही उत्तर है 11वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इतिहास का इस मैराथन क्लास में इस प्रकार से प्रश्न आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप प्लीज़ आप एक बार चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अब कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ हम मैराथन वीडियो ही अब डालेंगे। प्रैक्टिस सेट हमने 27 प्रैक्टिस सेट कराया है जो इसी सीरीज में उपलब्ध है, और अब जो है वो इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस सबके अलग अलग मैराथन क्लास होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक एक सेट हम अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, और संभव है कि हम रोज़ जो है तीनों का एक एक सेट आपको प्रोवाइड करें। जितना समय है तैयारी को अंतिम रूप देना है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी किया गया है वो कौन से धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है या वैष्णव मत से संबंधित है या फिर शैव मत से संबंधित है? तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस 12वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुलबदन बेगम द्वारा जो रचित पुस्तक है वो किस नाम से जाना जाता है? बाबरनामा के नाम से जाना जाता है या हुमायूंनामा के नाम से जाना जाता है या अकबरनामा के नाम से जाना जाता है या फिर ये
तुगलकनामा के नाम से जाना जाता है। तो गुलबदन बेगम ने जिस पुस्तक की रचना की है उस पुस्तक को जो है हुमायूं नामा के नाम से जाना जाता है। अर्थात 13वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। बाबर नामा जो है वो बाबर की आत्मकथा है जो उन्होंने स्वयं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए ऐसा कहा था? तो यह ब्रह्म समाज ने कहा था, या फिर यह प्रार्थना समाज ने, या आर्य समाज, या फिर सत्यशोधक समाज। तो ये जो मध्यकाल में ये सारे जो आंदोलन चले हैं, अलग अलग धार्मिक एवं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो चले हैं, उनमें से यह किनका कथन है? तो 14वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही कथन है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। यह आर्य समाज का कथन था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उसमें से कौन सा धातु पहला धातु था? जो धातु वैदिक काल के लोगों के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया था उसमें से तांबा है, सोना है, चांदी है, या फिर लोहा है। तो इसका जो सही उत्तर है 15वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि वैदिक काल के लोगों ने जो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा धातु है। अर्थात 15 नंबर सवाल का जो सबसे सही उत्तर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में कोरोमंडल तट किस उद्योग के लिए विकसित था? तो मुगल काल में जो कोरोमंडल तट है, हमारे भारत के जो दक्षिण भारत का ये देखते हैं हम लोग, तो उसमें कोरोमंडल तट और ये उसके बाद जो है कोंकण तट, मालाबार तट, तो ये किनारे के जो तट है इसमें से ये जो तट है कोरोमंडल तट वो किस उद्योग के लिए विख्यात था? चमड़ा, कपड़ा, सोरा, हाथी दांत की वस्तुएं। तो सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि कपड़ा उद्योग के लिए जो है कोरोमंडल तट विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो वायसराय को अपनी कार्यकारिणी में कितने भारतीयों को रखने का अधिकार प्राप्त था? मार्ले मिंटो जो अधिनियम है उसके तहत जो भारत में कितने भारतीयों को जो है वायसराय को रखने का अधिकार प्राप्त था? 1 भारतीयों को, 10 भारतीयों को, 5 भारतीयों को, या 1 को भी नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि केवल 1 भारतीयों को रखने का अधिकार प्राप्त था, यानी ए आंसर जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर आगे है कि 10 अप्रैल 1853, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, नंबरिंग मिस्टेक है। अप्रैल 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच जो चली थी उस समय किसके समय में बिछाई गई थी? वह लॉर्ड डलहौजी का समय था, या लॉर्ड कर्जन का समय था, या लॉर्ड कैनिंग का समय था, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय था? तो जो सही उत्तर है कि जो प्रथम रेल लाइन जो 1853 में बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी का समय था। ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी का जो समय है वो हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी का जो समय है वह इसने डाक सेवा की भी शुरुआत किया है, और ये लॉर्ड डलहौजी का ही समय है कि जब ये वुड्स डिस्पैच भी आया था 1854 में। तो इसका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है वुड्स डिस्पैच के लिए, रेलवे शुरुआत के लिए, डाक सेवा के लिए, और फिर उसके बाद जो है इस प्रकार और हड़प नीति के लिए, जो इन्होंने संबलपुर, सतारा, झांसी को भी हड़प पा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था 1919 ईस्वी में, तो उसके लिए कांग्रेस के अतिरिक्त अंग्रेज़ों ने जो है एक कमेटी गठित किया था, वो हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि शिक्षा के लिए भी 1882 में हंटर कमीशन आया है। तो हंटर कमीशन 2 रूप से जाना जाता है। एक जो है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए गठित किया गया था, और एक कमेटी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी गठित किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जा रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कि 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अगर हम लोग बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, तो नाम आता है एनी बेसेंट का। लेकिन बात जब करते हैं कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला जो भारतीय प्रथम महिला हो, तो वो नाम आता है 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए सरोजिनी नायडू का, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। तो भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ है 1910 है, 12 है, 1909 है या फिर 1911 है। तो जो सही उत्तर है इस प्रश्न का, सबसे सही कूट है वह है 21वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी कि भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से जो दिल्ली स्थानांतरण हुआ है वह 1911 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1942 के आंदोलन के दौरान जो आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन करने का श्रेय जो है वो एस.के. गोपालन को जाता है या फिर सुभाष चंद्र बोस है या जयप्रकाश नारायण है या फिर जवाहरलाल नेहरू है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है, इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि जयप्रकाश नारायण जी ने जो है ये गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। तो जून, यह विंस्टन चर्चिल का कहना है, इटली का या लॉर्ड माउंटबेटन का। तो बात प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वायसराय पूछा जा रहा है तो इटली और चर्चिल वायसराय के रूप में कार्य नहीं किए, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये जब ब्रिटेन में इटली की सरकार बनी तो इटली ने यह घोषणा किया कि हम जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे और उसी घोषणा को भारत में पढ़ के सुनाया माउंटबेटन ने। तो वायसराय के रूप में माउंटबेटन जाने जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। और यह जो घोषणा है यह इटली का घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। भूमि सुधार संबंधी जो जब्ती प्रथा है यह अकबर की देन है, बीरबल की देन है, टोडरमल की देन है या फिर मान सिंह की देन है। तो जो सही उत्तर है इसका 24 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी है कि टोडरमल की देन है, जो कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 25 कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया। तो जो तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति का, वो यह सबसे तत्कालीन कारण मुख्य यही है कि जो भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया। तो ये कब किया गया था, नवंबर 1856 है, दिसंबर 1856 है या जनवरी 1857 या फिर फरवरी 1857। तो इसका जो सही उत्तर है 25वां का वो ऑप्शन नंबर ए है कि नवंबर 1856 में यह शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित पहली घटना कौन सी घटी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व या फिर बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व या सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह। तो ये जो संबंधित घटना है कि जब मंगल पांडे विद्रोह शुरू किया उसके बाद मेरठ छावनी से विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोही जो है ये सैनिक सारे सिपाही पहुंचे थे दिल्ली, और दिल्ली में जो है वो इन्होंने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जो है अपना ये किए और सैनिक जो है दिल्ली के लाल किला पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह कथन जो है कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा है कि वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये जो सही कूट है वो एक है, दो है या दोनों नहीं है या दोनों है। तो जो करेक्ट आंसर है 27वां का वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि जो दोनों है वो दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 28 है और इससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आप जो है वह इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके। हम आपसे ये करते हैं कि हम जो है अब वो प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, अब समय चूँकि बहुत कम रह गया है इसलिए हम सभी का स्पेशल जो है मैराथन तो क्लास के रूप में हम इतिहास, भूगोल, नागरिक के अलग अलग सेट्स में रोज़ एक एक सेट वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर देखते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। तो समाजवाद को जो भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है
या लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में, या लखनऊ में, या इलाहाबाद, या रामगढ़। तो जो सही उत्तर है 28वां का वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि लखनऊ में इन्होंने बताया था 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन था उसी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के पश्चात विभाजन हुआ, या भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात, या सहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से जो कांग्रेस का विभाजन है वह 1907 में हुआ है। कब हुआ है? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ है। तो उसका जो मुख्य रूप से ये था वो था कि स्वदेशी आंदोलन को लेकर के जो है विद्रोह हुआ था। नरम दल और कांग्रेस के गरम दल अलग हो गए थे। गरम दल के लोग ये चाहते थे 1907 के सूरत अधिवेशन में कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, और नरम दल के लोग ये चाहते थे कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, और अंततः रास बिहारी घोष अलग हुए, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, और जिसके वजह से जो है गरम दल के लोग जो है अपने आप को उनसे किनारा किए, और फिर आगे उसके बाद जो है 1916 में लखनऊ समझौता में ये दल भी एक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? गैरीबाल्डी को माना है, या स्वामी विवेकानंद को माना है, या दादा भाई नौरोजी को माना है, या फिर मैजिनी को माना है? तो लाला लाजपत राय के जो राजनीतिक गुरु के रूप में जिनको लाला लाजपत राय ने स्वीकार किया है वह मैजिनी है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में 30वां का करेक्ट आंसर होगा कि मैजिनी को जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, उन जैसे गांधी जी को महात्मा कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक कहते हैं, और उसी तरह से जो है ये जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं, चित्तरंजन दास को देशबंधु चित्तरंजन दास कहते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं, तो इन वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, सर सैयद अहमद खां को सर लगाते हैं। तो ये सारे नाम की उपाधि जो है विभिन्न लोगों के द्वारा दिया गया। तो यह लोकप्रिय कब बने? लोकमान्य तिलक यानी कब कहलाए? बाल गंगाधर तिलक से। तो इन्होंने जो है सरकार के रैंड मर्डर केस की अभियुक्त जब बनाया गया तब इनको लोग जो है लोकमान्य की उपाधि दिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा था? स्वराज को जो बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में वो बाल गंगाधर तिलक ने रखा है, या फिर चित्तरंजन दास ने रखा है, या दादा भाई नौरोजी ने रखा है जिन्हें ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रखा है। तो स्वराज शब्द का जो सबसे पहला ये किए हैं वो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है, यानी 32वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? पहला है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौगोलिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए। दूसरा है कि 1892 में भारतीय ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार के नाम से आरंभ किया और वो 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो असत्य कथन यही है, चौथा है, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी है वो 4 बार अध्यक्षता नहीं की है। कितनी बार की है? 3 बार अध्यक्षता किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वर्ष 1907 में सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो वो विभाजन का एक तो कारण स्वदेशी आंदोलन की असफलता थी, और एक और मुख्य कारण क्या माना गया? तो वो अध्यक्षता के रूप में माना गया था, क्योंकि जो लोग चाहते थे कि जो लाला लाजपत राय हैं गरम दल के लोग चाहते थे कि ये अध्यक्ष बने, और नरम दल लोग चाहते थे रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। तो गरम दल के लोग आखिर ऐसा क्यों चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने? ऐसा नहीं था कि वो उनके ये से थे। गरम दल के लोगों का ये सोचना था कि जो नरम दल के लोग हैं जो वार्ता करते हैं तो इनकी वार्ता असफल रह जाती है, अंग्रेज से इन्हें वार्ता करने का ढंग नहीं है, इसलिए चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने और फिर आगे जब वो अंग्रेजों से वार्ता करें तो उस ढंग से आक्रामक रवैये से करें। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो करेक्ट आंसर है कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में जो गरम दल के लोग थे उसके विश्वास नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा
नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था। तो ब्रिटेन जो है वो भारत को निर्मित वस्तुओं का एक बाजार समझता था कि भारत में हम अपने यहाँ से निर्माण करके लाके और भारत में कैसे भी बेच लें और भारतीय लोग उससे खरीद के उपभोग करेंगे। इसलिए गांधी जी जो है सबसे ज़्यादा देसी वस्तु के निर्माण पर अपना ये देते थे कि देसी वस्तुओं का निर्माण होना चाहिए। और गांधी जी ने इसीलिए जो है खादी आश्रम खोला और चरखा चलाया और सूती वस्त्र का जो है उत्पादन पर जोर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित है? रस्किन से प्रभावित है या फिर थेरो से या टॉलस्टॉय से या सभी से? तो गांधी जी की जो विचारधारा है वो इन सभी से प्रेरित है, ए, बी और सी, यानी रस्किन, थेरो और टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया है? जवाहरलाल नेहरू ने किया है या फिर वल्लभ भाई पटेल ने किया है या सी राजगोपालचारी ने किया है या सुभाष चंद्र बोस ने किया है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है वो सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 38 है कि महात्मा गांधी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक है? एएन सिंह है, यानी अनुग्रह नारायण सिंह हैं, ब्रिज किशोरी प्रसाद हैं या जेबी कृपलानी हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं? तो ये राजेंद्र प्रसाद भी कुछ दिन शिक्षा देने का कार्य किया है, लेकिन मुख्य रूप से पेशा से यह आप जो है राजेंद्र प्रसाद वकील थे, लेकिन इन्होंने भी शिक्षा देने का कार्य किया है, पटना के कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। एएन सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रिज किशोरी प्रसाद ये दोनों मुख्य रूप से जो है वकील हैं। तो जो शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं वो जेबी कृपलानी जाने जाते हैं और ये सभी महात्मा गांधी जी के अनुयायियों में से हैं। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर कहा है? गांधी जी ने नैनीताल जेल को मंदिर कहा है, यरवदा जेल को मंदिर कहा है या सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में उसको मंदिर कहा है या फिर आगा खां पैलेस जहां गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रखा गया था उसको मंदिर कहा है? तो ये यरवदा जेल को कहा है। और इस वक्त कब यहाँ थे? इसी जेल में जो है जब थे आमरण अनशन किए और गांधी जी के बीच जो है ये पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यरवदा जेल जो है वो महाराष्ट्र के पूना में स्थित है, यानी 39 का बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया है? जैसे गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने जो है अर्धनंगा फकीर कहा था, तो ये वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के चर्चिल ने कहा है, इटली ने कहा है या माउंटबेटन ने कहा है या साइमन ने कहा है? तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि इटली ने इनको जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के संबोधित किया है। तो इस प्रकार जो है इतिहास के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का सेट हम लोग कंप्लीट किया और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चलते चलते आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग तैयारी कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।